देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट लॉ मेकिंग एजेंसी एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकता, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी कानून बनाए हैं वो आरक्षण के विरोध में बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण विरोधी चेहरा है वो तो कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट लॉ मेकिंग एजेंसी इन इंडिया। लॉ मेकिंग एजेंसी इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओनली पार्लियामेंट विल मेक लॉज। अरे तो जो जनरल कैटेगरी का कैटेगराइजेशन क्यों नहीं करते आप? जो 50% आप लेके बैठे हो उसमें आप बताइए कि ब्राह्मण को इतने परसेंट मिलेंगे, क्षत्रियों को इतने परसेंट मिलेंगे, वैश्यों को इतने परसेंट मिलेंगे, शूद्रों को इतने परसेंट मिलेंगे, अल्पसंख्यकों को इतना परसेंट मिलेंगे। क्या ये भारत इन सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 7 जजों का है? तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि किसी भी प्रकार से यह व्यवस्था टूट जाए, और जिस व्यवस्था को ये कहते हैं अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो, उसका जो है वर्तमान में स्वरूप जो है ये जजमेंट है। ये जो डिसीजन है ये जुडिशियल नहीं है, ये डिसीजन जो है पॉलिटिकल है। अब आप ये कहें कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अरे जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि चुनाव से पहले आपने इसमें आर्गुमेंट जो है वो कंक्लूड कर ली थी, और चुनाव के बाद में जब अनुसूचित जाति के बहुत प्रमुख पार्टियां हार गई उसके बाद आप इस डिसीजन को ले आते हैं। और दूसरी बात, अगर ये राजनीतिक नहीं है तो क्या कारण है इतने दिन तक आपने रोकने रखा? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सिर्फ आज संविधान के साथ छलावा कर रहा है। जिन लोगों को यह लगता है कि जो सीजीआई है वो भगवान है, तो मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखाफलत। तू वक्त का तख्ता नशिया, कोई खुदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है भारत में सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम है तो संविधान, सुप्रीम है तो पार्लियामेंट, और सुप्रीम है तो हमारे वो नुमाइंदे जो आज पार्लियामेंट में बैठे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे 131 सांसद हैं, ये बात सही है कि वो खुलकर नहीं बोलते, परंतु यह बात भी सही है चाहे नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन हो, कम से कम नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन तो है। आप कैसे मान सकते हैं कि वो राजनीति से ग्रसित नहीं होंगे? आप ये कैसे मान सकते हैं कि वो निष्पक्ष होकर अपना वर्डिक्ट देंगे? आप कैसे पूरे भारत के अंदर रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति का निर्धारण कर सकते हो? आप ये देखिए कि जिस 341 342 के अंदर पार्लियामेंट एक उंगली नहीं लगा सकती, उसके अंदर इन्होंने जो ताकत है वो राज्य सरकारों को दे दी है। राज्य सरकारें कौन है जो सेंटर के अंदर में काम करेंगी? जब सेंटर के पास पावर नहीं है और आप राज्य को सौंप रहे हैं, क्या आप ये जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा? आप ये कहते हैं कि आपको शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कैटेगराइजेशन चाहिए। अरे तो जो जनरल कैटेगरी का कैटेगराइजेशन क्यों नहीं करते आप? जो 50% आप लेके बैठे हो उसमें आप बताइए कि ब्राह्मण को इतने परसेंट मिलेंगे, क्षत्रियों को इतने परसेंट मिलेंगे, वैश्यों को इतने परसेंट मिलेंगे, शूद्रों को इतने परसेंट मिलेंगे, अल्पसंख्यकों को इतना परसेंट मिलेंगे। क्या यह भारत इन सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 7 जजों का है? अब मैं आपको बताता हूं कि 7 जज कौन कौन। महामहिम अनुसूचित जाति के खुदा, जिनको लोगों ने सोचा कि बाबा साहब की तस्वीर लगा के इनसे बड़ा कोई काम नहीं कर रहा, माननीय श्री चंद्रचूड़ साहब, जो कि खुद कॉलेजियम व्यवस्था से चुनकर आए हैं, जिनके अंदर कभी कैटेगराइजेशन ने का बात नहीं की, जिन्होंने कभी ये बात नहीं की मुस्लिम वर्ग आना चाहिए, सिख, जैन, पादरी, ईसाई सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस बेंच में वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय चंद्रचूड़ साहब। उसके अलावा थे आरपी गवई साहब। आरपी गवई साहब जब इस मामले का निर्धारण कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि जिन्होंने एक बार रिजर्वेशन ले लिया उन्हें दोबारा नहीं लेना चाहिए, परंतु उन गवई साहब ने जिन्होंने कभी खुद डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया, उन्होंने क्या एक बात पूछी कि जो जातियां आज भी अनुसूचित जाति की जातियां जो अत्याचार सह रही हैं, क्या उसका एकमात्र रास्ता यह है कि आप आरक्षण को सब कैटेगराइजेशन करके आप उनको न्याय दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। दूसरे थे उसके अंदर बाला त्रिवेदी साहब। बाला त्रिवेदी साहब कई सालों बाद एक ऐसा जजमेंट आया जिस जजमेंट में बाला त्रिवेदी जी ने अपने आप को इस जजमेंट से बिल्कुल अलग रखा, और उन्होंने कहा कि ईवी चिनैया की जो 2004 की जजमेंट है वो जजमेंट बिल्कुल सही है। उसके अलावा इसके अंदर थे पंकज मित्तल साहब थे, मनोज मिश्रा साहब थे और सतीश चंद्रा साहब थे। अब ये देखिए कि जो 7 जजों की बेंच है उसके अंदर जो है 50% से ज्यादा जो है एक वर्ग के लोग। शेड्यूल कास्ट ने कभी आपसे डिमांड की कि हमें कैटेगराइजेशन या सब कैटेगराइजेशन कर दीजिए? शेड्यूल कास्ट के किस संस्था ने, किन लोगों ने आपसे ये कहा कि हम लोगों को जो है न्याय नहीं मिल रहा है? हम तो ये कह रहे हैं हम जाति से अत्याचार से पीड़ित है, और जो रिजर्वेशन है वो कहीं से कहीं भी आर्थिक आधार पे नहीं है। अब आप ये देखिए ईडब्ल्यूएस का जो गरीब है वो तो 7 लाख रुपए वाला है, अनुसूचित जाति का गरीब 3 लाख वाला है जो साल के 3 लाख कमा रहा है।
अब ईडब्ल्यूएस का 7 लाख और अनुसूचित जाति का 3 लाख। तो इस प्रकार आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, राज्य जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, परंतु उन्होंने एक बैरियर भी लगाया। वो बैरियर शायद आपको ना पता, उन्होंने बैरियर ये लगाया कि 100% आप किसी भी जाति को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। अब बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग आज खुशियां मना रहे हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके जिसके अंदर अनुसूचित जनजाति के सिर्फ एक ही वर्ग के लोग रहते हैं। अब ये मानिए, लड़ाई जो है अनुसूचित जाति की नहीं रही, लड़ाई हो गई है इन संसाधनों की, लड़ाई हो गई है जल जंगल जमीन की, लड़ाई हो गई है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, सपोज करिए एक एरिया में भील रहते हैं और वहां का 15%, 7.5% का अगर रिजर्वेशन भील जाति को दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अब जो है वो भील जाति को अब नहीं दोगे, जबकि वहां उनकी संख्या जो है 100% है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि किसी भी प्रकार से यह व्यवस्था टूट जाए और जिस व्यवस्था को ये कहते हैं अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो, उसका जो है वर्तमान में स्वरूप जो है ये जजमेंट है। आप समझिए इस बात को कि यहां पर लड़ाई सिर्फ यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, लड़ाई यह है कि यह राजनीतिक न्याय, राजनीतिक जो आपने जजमेंट दिया है। आप यह बताइए कि इंडिया गठबंधन जो सर पे संविधान और बाबा साहब को लेकर चलता था, किस इंडिया गठबंधन के घटक ने इसका विरोध किया? आप यह बताइए कि क्या इंडिया गठबंधन को ऐसी क्या मजबूरी थी कि कल जजमेंट आया है और आज इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में बोल दिया कि हम इसको लागू करेंगे। अरे अगर आप अनुसूचित जाति की सभी जातियों को न्याय देना चाहते हो तो वो जो बच्चे हैं उन्हें